हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं, मिलकर करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड से। इस सम्मान के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश में उन्होंने कई सारी नई पॉलिसीज और कई सारे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि जिसमें कि फेमस है वाईएसआर रायथू भंडार केंद्र, या फिर वाईएसआर चेयुथ स्कीम। ये सभी जो स्कीम्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कीम्स उन्होंने लॉन्च किए। करीब 120 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस सरकार ने लॉन्च किया है पिछले साल में। साथ ही कोविड के दौरान भी इस सरकार के जो पहल थे वो भी काफ़ी लाभप्रद साबित हुए थे यहाँ के लोगों के लिए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए स्कॉच ग्रुप जो है, स्कॉच ग्रुप गुरुग्राम में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में, और इसके जो चेयरमैन है वो समीर कोचर जी हैं। तो इन्होंने ये सम्मान वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी को दिया है। वाईएस रायथू भंडार केंद्र के बारे में अगर थोड़ा बात कर ले तो ये रायथू भंडार केंद्र क्या है? ये विलेज लेवल पर, गांव के लेवल पर जो प्री डिफाइंड एमएसपी होती है, पहले से जो निर्धारित होती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर प्रोक्योरमेंट किया जाता है, उस पर खरीदा जाता है, विलेज लेवल पर प्रोक्योरमेंट किया जाता है। तो इसे रायथू भंडार केंद्र कहा गया। वाईएसआर चेयुथ स्कीम जो है, वाईएसआर चेयुथा स्कीम जो है, इसमें ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, विमेन का। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये दोनों इसका लक्ष्य है, जो कि ये दोनों विमेन में, ये दोनों करने के लिए ये स्कीम है। और भी बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसके लिए इन्हें स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? किन्हें पुडुचेरी का उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं बनवारी लाल पुरोहित, आरिफ मोहम्मद खान, तमिलसाई सौंदरराजन या विश्वभूषण हरिचंदन। तो इसका सही जवाब है तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन जी को दिया गया है यह अतिरिक्त प्रभार। तमिलसाई सौंदरराजन कहाँ की गवर्नर हैं अभी? तो ये अभी वर्तमान में तेलंगाना की गवर्नर हैं, और इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया उपराज्यपाल का पुडुचेरी का। इससे पहले यहाँ पे कौन उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त थी? तो किरण बेदी जी जो हैं वो उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त थी यहाँ पर। उसके बाद इन्हें हटाकर तमिलसाई सौंदरराजन जी को ये पदभार दिया गया है। अगर हम बात करें बनवारी लाल पुरोहित जी की, तो ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं। आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर हैं, और विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। तो ये चारों किसी किसी राज्य के गवर्नर हैं। तमिलसाई सौंदरराजन को तेलंगाना के लिए के गवर्नर हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अगले सवाल पर चलते हैं। Which state has recently unveiled the industrial policy 2021-25? किस राज्य ने औद्योगिक नीति का उद्घाटन किया है, नई औद्योगिक नीति बनाई है 2021 से 25 तक के लिए? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति बनाई है, और इस औद्योगिक नीति के तहत जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो हैं उनमें
वार्षिक वृद्धि दर जो एनुअल ग्रोथ रेट होना चाहिए वो 2025 तक ये 15% का है और 2030 तक ये 30% का रखा गया है। इसके तहत करीब 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का अनुमान है और कुल 20 लाख लोगों को रोजगार देने का भी एक लक्ष्य रखा गया है। तो ये पॉलिसी जो है ये लाई गई है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके साथ साथ एमएसएमई पॉलिसी भी लाई गई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पॉलिसी ये भी लाई गई है 2021 के लिए, 2021 से 25 के लिए। इसके तहत भी करीब 2 लाख लोगों को रोजगार देने का एक लक्ष्य रखा गया है। तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ईके पलानीस्वामी। ईके पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर चुनाव भी होने हैं। यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। स्टेट डांस, यहाँ के स्टेट डांस, यहाँ का जो नृत्य है वह काफ़ी प्रचलित है, वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो यहाँ का स्टेट डांस है और ये एक मेजर क्लासिकल डांस है, मेजर क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में अगर नेशनल पार्क की बात करें हम तमिलनाडु में तो 5 नेशनल पार्क हैं। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क जो है वो रामेश्वरम के पास में है और श्रीलंका तक इसका स्ट्रेच है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। बाकी मुद्दुमलाई, मुकुर्थी और अन्नामलाई नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात करें, अभी काफ़ी समाचारों में था टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पर पहले 4 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो पहले 4 जो टाइगर रिजर्व थे वो थे कौन? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, कल्लकड टाइगर रिजर्व, कल्लकड मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, कल्लकड मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। ये 4 टाइगर रिजर्व पहले से थे। जो 5वां टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है और भारत का वो 51वां टाइगर रिजर्व है, वो है श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये अभी काफी समाचारों में है टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये 5 टाइगर रिजर्व हैं और ये 5 नेशनल, अलग अलग 5 नेशनल पार्क्स हैं। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर। भरतनाट्यम ये जो कि क्लासिकल डांस है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। Which private company has made a MOU with Tamil Nadu for manufacturing of mobile components in it? किस निजी कंपनी ने एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है तमिलनाडु के साथ मोबाइल कंपोनेंट यूनिट बनाने के लिए? तो आपके ऑप्शंस हैं नोकिया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग या एप्पल। तो इसका सही जवाब है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने यह हस्ताक्षर किया है। अभी हमने पिछले ही सवाल में देखा कि तमिलनाडु ने नई औद्योगिक नीति लाई है, तो उसके तहत वो काफ़ी निवेश करवाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के तहत यहाँ पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 4,684 करोड़ रुपए का 4,684 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है, जिसके तहत वो मैकेनिकल इनक्लोजर बनाएगा मोबाइल यूनिट्स के लिए। मैकेनिकल इनक्लोजर के लिए एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा, जो कि मैकेनिकल इनक्लोजर किसके लिए होगा? मोबाइल फोन्स का मैकेनिकल इनक्लोजर होगा। इसके तहत जो है कुल 18,000 लोगों को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा गया है। और भी बहुत सारे MOU साइन हुए हैं इस दिन यहाँ पर जब औद्योगिक नीति आई है, जैसे कि एक इलेस्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इलेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ 7,948 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक ट्रक्स, बैटरीज, ये सभी बनाने का काम इलेस्ट प्राइवेट लिमिटेड करेगा। इसके साथ और भी बहुत सारे ये समझौते हुए, जैसे कि एक ग्रासिम इंडस्ट्रीज है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का है। ये पहले फैब्रिक में भी काम करता था, आदित्य बिरला ग्रुप का है। इन्होंने पेंट बनाने का काम शुरू किया है। इन्होंने अब नया पेंट बनाने का काम शुरू किया है, पेंट, जिसके लिए 750 करोड़ रुपए का एक निवेश का एक समझौता किया गया है, जो कि तमिलनाडु में ये बनाया जाएगा और ये पेंट की फैक्ट्री लगाई जाएगी। तो ये बहुत सारे अभी कुल 28 MOU साइन हुए हैं, जिसमें कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, पेगाट्रॉन है जो कि ताइवान की कंपनी है। तो 15% ग्रोथ का अनुमान रखा गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 2030 तक 30% का रखा गया है। जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है, 22 कर दी गई है, जो कि पहले 12 थी। और ये सब जो किया गया, कैपिटल सब्सिडी अवेल करने के लिए भी नियमों को थोड़ा सा लचीला बनाया गया है, ताकि कैपिटल सब्सिडी मिले और लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकें। अगले सवाल पर चलते हैं। Which of the following pair of Mars mission and its agency is not correctly matched? कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें, इन चारों में, जो कि मंगल मिशन के बारे में है और उसके वो किस किस एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है उनके बारे में है। तो ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड है? तो आपके पास ऑप्शंस है, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि इसरो के द्वारा किया गया, होप मिशन जो कि यूएई के द्वारा किया गया, तियानवेन मिशन जो कि चाइना के CNSA के द्वारा किया गया, मार्च 2020 जो कि जापान के जाक्सा के द्वारा किया गया। तो इसका जो सही जवाब है, यानी कि इन चारों में जो गलत मेल किया गया है, वो है मार्च 2020 जाक्सा। जाक्सा जो जापान की कंपनी तो जरूर है, लेकिन जाक्सा ने मार्च 2020 नहीं लॉन्च किया है, ये नासा ने लॉन्च किया है, जो कि USA की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है, और ये USA की ने मार्च 2020 लॉन्च किया है, जिसका कि नाम परसीवेरेंस इसमें रखा गया है। इंजेन्युटी इसकी हेलीकॉप्टर का नाम है, इंजेन्युटी इसके हेलीकॉप्टर का नाम है। तियानवेन मिशन जो है वो चाइना के द्वारा, चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके द्वारा ये तियानवेन मिशन को लॉन्च किया गया है। होप मिशन जो है, होप मिशन ये पहला मिशन है यूएई का, बल्कि पूरे अरब कंट्रीज का ये पहला मिशन है। होप मिशन मार्स मिशन है ये, और ये भी अभी ये तीनों मिशन जो हैं ये अभी न्यूज़ में हैं, क्योंकि ये तीनों अभी कुछ ही दिनों पहले फरवरी के समय में एक विंडो में ये तीनों मार्स को के ऑर्बिट में एंटर किए हैं, तो इसीलिए ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप मिशन जो है वो यूएई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे मॉम का नाम दिया गया था, इसे मंगलयान भी कहा जाता है, और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि अपने पहले कोशिश में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेडन अटेम्प्ट में ही इसने मार्स की कक्षा में प्रवेश किया था। होप मिशन भी अब ये दूसरा मिशन हो गया है ऐसा, जिसने कि पहली अटेम्प्ट में ही मार्स की कक्षा में प्रवेश किया है। तो MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि मंगलयान के द्वारा था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ में रहा था। तो ये मार्स मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मार्स मिशन पर एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। इंतांकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंतांकी वन्य अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या नागालैंड। किसका सही जवाब है? नागालैंड। नागालैंड में ये स्थित है इंतांकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागालैंड की बात अगर करें तो नागालैंड यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है, और नागालैंड की स्थापना जो है वो 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। ये 16वां राज्य बनाया गया था भारत का, 1 दिसंबर 1963 को इसका स्थापना दिवस है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो नेफ्यू रियो जी हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो हैं RN रवि। RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। RN रवि जो है, इन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। RN रवि मेघालय के गवर्नर तो हैं ही, साथ साथ RN रवि जो हैं वो मुख्य वार्ताकार है
इंटरलोक्यूटर है, मुख्य वार्ताकार है। किस चीज के लिए? तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो नागालैंड की जो विद्रोही संगठन है उसमें मुख्य विद्रोही संगठन है, मुख्य विद्रोही समूह है NSCN-IM, आइजैक मुइवा के द्वारा स्थापित किया गया था NSCN-IM। और भी बहुत सारे थे, NSCN-K हैं, NSCN खापलांग जिसे कहा जाता है, और भी बहुत सारे हैं। तो NSCN-IM जो कि मुख्य विद्रोही समूह है, नागा विद्रोही समूह है, उसके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक समझौता होना है, जिसमें कि उनके जो मांग है, NSCN-IM की जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए और उन्हें उनके जो बातें हैं उनको भी सुनना है। तो इसके लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में RN रवि जी को यहाँ पर, RN रवि जी इंटरलोक्यूटर थे और साथ साथ उन्हें अब वहाँ का गवर्नर भी बनाया गया है। अगर हम इंतांकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इंतांकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागालैंड के पेरेन डिस्ट्रिक्ट में है। पेरेन डिस्ट्रिक्ट में इंतांकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुल 11 डिस्ट्रिक्ट हैं नागालैंड में, जिसमें कि पेरेन एक डिस्ट्रिक्ट है और पेरेन डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। अगले सवाल पर चलते हैं। द वर्ड ब्लू बेरेट्स ऑफन सीन इन न्यूज इज यूज्ड इन रेफरेंस टू। ब्लू बेरेट शब्द का प्रयोग हम समाचारों में अक्सर देखते हैं, तो ये किनके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके WHO डिप्लॉयड डॉक्टर्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नियुक्त किए गए डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो भी वॉलंटियर हैं, UN पीस कीपर, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति समूह है उसके UN पीस कीपर्स, और वॉलंटियर्स और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके वॉलंटियर। तो इसका सही जवाब है UN पीस कीपर, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब है। UN पीस कीपर्स को ब्लू बेरेट्स कहा जाता है या ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है, क्योंकि इनका जो ये हेलमेट है ये ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का, इसलिए इन्हें ब्लू बेरेट्स भी कहा जाता है। ब्लू बेरेट्स में कौन कौन शामिल होते हैं? UN पीस कीपिंग में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सैनिक, सोल्जर्स, पुलिस वाले, पुलिस भी शामिल होती है, आम जनता भी, आम नागरिक भी इसमें शामिल होता है, सिविलियंस भी इसमें शामिल होता है। तो 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, UN पीस कीपर्स मनाया जाता है। अभी ये समाचारों में क्यों है, क्यों इस का जिक्र हुआ है? क्योंकि भारत सरकार के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने एक घोषणा की है कि UN पीस कीपर्स के लिए, UN पीस कीपर्स कुल पूरे विश्व में अभी करीब 95,000 पीस कीपर्स हैं, तो इन सब के लिए 2 लाख कोविड वैक्सीन दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। तो ये 2 लाख जो है ये वैक्सीन मैत्री एक इनिशिएटिव किया गया है, जिसके तहत बहुत सारे देशों को ये वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत दिया गया है वैक्सीन। तो उसी में ये 95,000 पीस कीपर्स के लिए 2 लाख वैक्सीन देने की बात कही गई है। भारत ने और भी बहुत सारे देशों को वैक्सीन दिया है जो कि वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंदर आता है, जैसे कि बांग्लादेश को करीब 20 लाख वैक्सीन दिए गए हैं, म्यांमार को करीब 17 लाख वैक्सीन दिए गए हैं, नेपाल को 10 लाख वैक्सीन दिया गया है। तो पड़ोसी देशों को भी काफ़ी वैक्सीन दिए गए हैं और उसी के तहत भारत ने पीस कीपर्स को भी 95,000 पीस कीपर्स के लिए 2 लाख वैक्सीन की घोषणा की है। इसीलिए ये समाचारों में है। इन्हें ब्लू बेरेट्स या ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। पेयजल सर्वेक्षण हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? पेयजल सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जल सर्वेक्षण है मगर ये जल शक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया जा रहा है। रूरल डेवलपमेंट के जो मंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और किसके मंत्री हैं? केंद्रीय मंत्री हैं। तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किनके पास है? ये है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किनके पास है? ये है हरदीप सिंह पुरी जी के पास। हरदीप सिंह पुरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के हैं। तो ये जो पेयजल सर्वेक्षण है उसकी अगर हम बात करें तो इसको एक
16 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें कंडीशन क्या है, ये क्या क्या चीज़ों पर काम करेगा। तो ये पेयजल सर्वेक्षण जो है पहले तो 10 शहरों में इसे लॉन्च किया गया है जो पायलट सिटीज़ बनाए गए हैं, रोहतक, पटियाला, आगरा, चूरू, सूरत, बादलपुर, भुवनेश्वर, टुमकुर, कोची और मदुरई, ये 10 जगह हैं। यहाँ पर काम क्या करेगा, तो ये जितने भी जल संयंत्र हैं, जल निकाय जो है, वो उनकी कंडीशन को देखेगा, कंडीशन ऑफ वाटर बॉडीज को ये देखेगा, कंडीशन ऑफ वाटर बॉडीज को, जितने भी जल निकाय हैं उनकी स्थितियों का ये एक आकलन करेगा। और साथ साथ ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर भी काम करेगा, जो दूषित जल प्रबंधन जो है, दूषित जल प्रबंधन, उसके लिए भी इसका आकलन किया जाएगा कि उसका कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो दूषित जल प्रबंधन के लिए भी ये काम करेगा। पेयजल सर्वेक्षण में इस पर भी काम होगा। तो इसके तहत ये पेयजल सर्वेक्षण जो है, इसके तहत जो मिशन जो रखा गया है, तो ये सारे शहरों का एक डेटा तैयार करना है और उससे वाटर के एलोकेशन, जल के वाटर एलोकेशन और वाटर यूजेज, इनको चेक करना है। अगले सवाल पर चलते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यह किस दिन मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी। तो इसका सही जवाब है 21 फरवरी। 21 फरवरी को ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 20 फरवरी अभी कुछ ही दिनों पहले बीता है, ये अरुणाचल और मिजोरम का फाउंडेशन डे है। अरुणाचल और मिजोरम की स्थापना दिवस 20 फरवरी को है। और 22 फरवरी को क्या है, यह है वर्ल्ड स्काउट डे। वर्ल्ड स्काउट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड स्काउट डे 22 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो स्काउट के जो पहले जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, लॉर्ड बैडन पावेल जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनका ये बर्थडे है, इसीलिए 22 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, 24 फरवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंट्रल एक्साइज डे है। सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में ये 24 फरवरी मनाया जाता है, इसलिए ये चारों ही डे काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं। Which state assembly has recently played national anthem for the first time in its history after creation? कौन सा ऐसा विधानसभा है, राज्य विधानसभा, जिसने की पहली बार नेशनल एंथम प्ले किया है, पहली बार राष्ट्रीय गान को प्ले किया है अपने पूरे इतिहास में। जब से उसे स्थापित किया गया उस राज्य को, उसके बाद पहली बार नेशनल एंथम उसकी विधानसभा में गाया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या नागालैंड। तो इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड में पहली बार ये गाया गया है, कुछ ही दिनों पहले, रिसेंटली एक हुआ है। तो आपको बता दें कि स्टेट असेंबली में नेशनल एंथम गाना कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि गाया जाए। त्रिपुरा में भी कुछ ही दिनों पहले 2018 में ये पहली बार गाया गया था। तो नागालैंड में इस साल 2021 में गाया गया है। 2021 में जब बजट सेशन नागालैंड में शुरू किया गया, तो उसके शुरुआत में, बजट सेशन के शुरुआत में वहाँ के गवर्नर RN रवि जो हैं, उनके भाषण, उनका जो अभिभाषण है, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, उससे पहले और उसके अंत में, ये दोनों ही समय में ये गाया गया था। और इसीलिए 12 फरवरी को ये किया गया था और इसीलिए काफ़ी समाचारों में है। नागालैंड में ये पहली बार हुआ है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को 16वें राज्य के रूप में हुई थी, जैसा कि हमने कुछ ही सवाल पहले देखा है अभी। और ये एंथम जो है ये मैंडेटरी नहीं होता है। RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं और रवि जो है वो इंटरलॉक्यूटर भी हैं पीस टॉक्स के, किसके साथ, मिलिटेंट आउटफिट्स इंक्लूडिंग NSCN-IM। बहुत सारे मिलिटेंट आउटफिट हैं जिसमें कि सबसे बड़ा NSCN-IM है अभी, तो इसके साथ ये इंटरलॉक्यूटर हैं शांति वार्ता के लिए। और त्रिपुरा में ये कुछ दिनों पहले 2018 में ही गाया गया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।